किसे पराया वैभव भाता किसके नयन न जलते। किसे पराया वैभव भाता किसके नयन न जलते। किसके फूलों सी छाती पर चाकू रोज न चलते। किसके फूलों सी छाती पर चाकू रोज न चलते। कटने वाले शीश न झुकते हैं पैनी तलवारों से। कटने वाले शीश न झुकते हैं पैनी तलवारों से। हंसने वाले अधर न रोते हैं जीवन की हारों से। हंसने वाले अधर न रोते हैं जीवन की हारों से। किसमें साहस है जो सहले फूलों के वारों को। किसमें साहस है जो सहले फूलों के वारों को। कौन धनुर्धर रोक सका है जनता के नारों को। कौन धनुर्धर रोक सका है जनता के नारों को। किसको कौन प्यार करता है स्वार्थों का नाता है। किसको कौन प्यार करता है स्वार्थों का नाता है। रस विहीन हो फूल तड़पता भौरा उड़ जाता है। रस विहीन हो फूल तड़पता भौरा उड़ जाता है। नमस्कार मेरे शेर शेरनियों, हिंदी की महागाथा में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीपत यादव और आप लोग देख रहे हैं हिंदी की महागाथा। आप लोगों को एक खुशखबरी देनी है कि इस मॉडल पेपर को यूपी बोर्ड की वेबसाइट पर ठीक कर दिया गया है, उस पर संलग्न कर दिया गया है। ये मॉडल पेपर आप लोगों की परीक्षा में चार चांद जरूर लगाएगा। आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला के साथ उपस्थित हो गए हैं। देर नहीं करेंगे, दूसरों के सामने अपने को कम करके आंकना उचित नहीं है। मेहनत पहले से कर लीजिए जिससे दूसरे लोग आपके आगे आपसे कमतर महसूस करें। अगर आप अभी मेहनत कर लेंगे तो फिर दूसरों को अपने से आगे नहीं पाएंगे, दूसरे लोग आपके पीछे नजर आएंगे। जी हाँ, देखते हैं आज आपका पहला प्रश्न क्या कहता है। बहुत बेहतरीन प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। पहला प्रश्न, बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं। बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं? तो इसका सही जवाब क्या होगा? भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग या शुक्लोत्तर युग? गलत लिखा हुआ है, शुक्लांतर लिखा है, क्षमा चाहेंगे। तो ये शुक्लोत्तर युग है, शुक्लोत्तर युग। तो कौन सा होगा सही जवाब? आप लोग हमसे पहले अपने जवाब को बता सकते हैं कि बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं। जी हाँ, इसका सही जवाब होगा द्विवेदी युग के। क्या होगा? द्विवेदी युग के। हाँ, एक चीज़ और याद रखना, द्विवेदी युग सही जवाब है, लेकिन शुक्ल युग भी गलत जवाब नहीं है। इसके दोनों आंसर सही हैं, द्विवेदी युग एवं शुक्ल युग। अब आप ये कहेंगे यूपी बोर्ड में तो हमें एक ही ऑप्शन चुनना होगा, तो आप लोग द्विवेदी युग को चुनिएगा, क्योंकि बाबू गुलाब राय द्विवेदी युग से ही अपने लेखन कार्य को प्रारंभ करते हैं और शुक्ल युग तक पहुंच जाते हैं। लेकिन आप लोगों को दोनों में से केवल एक ही चयन करना होगा, तो द्विवेदी युग ही चयन करिएगा। अगर द्विवेदी युग ऑप्शन में नहीं रहता है तो आप लोग शुक्ल युग लगा सकते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि चिंतामणि किस विधा की रचना है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चिंतामणि किस विधा की रचना है? आसान प्रश्न लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण, निबंध विधा की रचना है। अगर आपसे यह पूछ लेता कि चिंतामणि के रचनाकार कौन है, तो आप लिखते क्या? आप लिखते रामचंद्र शुक्ल जी। क्या लिखते? रामचंद्र शुक्ल जी। याद रखना, चिंतामणि के रचनाकार हैं रामचंद्र शुक्ल जी। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है कि गबन, प्रश्न तीसरा कहता है गबन किसकी रचना है? गबन किसकी रचना है? बच्चा जानता है कि गबन के रचनाकार मुंशी प्रेमचंद जी हैं। क्या? गबन के रचनाकार मुंशी प्रेमचंद जी हैं। लेकिन आपसे ये पूछ लेगा कि गबन किस विधा की रचना है, तो आपका जवाब होगा उपन्यास। क्या होगा? उपन्यास। गबन किस विधा की रचना है? तो उपन्यास विधा की रचना है। जी हाँ, गबन के रचनाकार कौन है? तो मुंशी प्रेमचंद जी हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है कि शुक्ल युग की समय अवधि बताइए। शुक्ल युग की समय अवधि क्या है? चौथे प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? शुक्ल युग
कि समय अवधि क्या है, क्या 1936 से 43 या 1919 से 1938 या 1900 से 1918 या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब क्या होगा? चौथे प्रश्न का सही जवाब होगा 1919 से 1938। जी हाँ, ऑप्शन बी 1919 से 1938। शुक्ल युग को ही काव्य में छायावादी युग भी कहा जाता है, याद रखना। इसी को ही हालावाद भी कहा जाता है, इसी को छायावाद भी कहा जाता है, याद रखना। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है कि नीड़ का निर्माण फिर अगला प्रश्न कहता है कि नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? एकदम बेहतरीन प्रश्न है। जवाब है आत्मकथा। क्या? आत्मकथा। अगर ये प्रश्न आ जाए कि नीड़ का निर्माण फिर इस रचना के रचनाकार कौन हैं, तो आप लिखिएगा, क्या लिखिएगा? आप लिखिएगा हरिवंश राय बच्चन। क्या? हरिवंश राय बच्चन। जी हाँ, इसका सही जवाब है हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है। नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? तो आत्मकथा विधा की रचना है। इसके रचनाकार कौन हैं? तो बताइएगा हरिवंश राय बच्चन जी। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है कि प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? आप लोग इसका सही जवाब दीजिए। प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? तो इसका सही जवाब होगा द्विवेदी युग। जी हाँ, इसका सही जवाब है द्विवेदी युग। अगर आपसे ये पूछा जाता कि प्रिय प्रवास के रचनाकार कौन हैं, तो आपका सही जवाब होता हरियोध जी। क्या होता? हरियोध जी। ध्यान रखना, ये भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होगा कि प्रिय प्रवास के रचनाकार कौन हैं? तो प्रिय प्रवास के रचनाकार हैं हरियोध जी। हरियोध जी अर्थात अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध जी। आज का सेशन बहुत ही बेहतरीन होने जा रहा है, तो अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है कि मधुशाला किसकी रचना है? सातवें प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? मधुशाला किसकी रचना है? मधुशाला का सही जवाब, इसके रचनाकार कौन हैं? तो जी हाँ, मधुशाला के रचनाकार हैं हरिवंश राय बच्चन जी। कौन हैं? हरिवंश राय बच्चन जी। मधुशाला के रचनाकार हैं हरिवंश राय बच्चन। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है कि भारत भारती किसकी रचना है? भारत भारती किसकी रचना है या भारत भारती के रचनाकार कौन हैं? इसका सही जवाब होगा मैथिली शरण गुप्त जी। क्या होगा? मैथिली शरण गुप्त जी। जी हाँ, भारत भारती मैथिली शरण गुप्त की रचना है। अगर ये प्रश्न पूछा जाता कि भारत भारती किस युग की रचना है, तो आप लोग लिखते, क्या लिखते? द्विवेदी युग। क्या लिखते? द्विवेदी युग की रचना है। क्या लिखते? द्विवेदी युग की रचना है। क्या? द्विवेदी युग की रचना है। जी हाँ, भारत भारती किसकी रचना है? तो मैथिली शरण गुप्त की रचना है। और भारत भारती की जो किस युग की रचना है? तो द्विवेदी युग की रचना है। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है 9 नंबर का प्रश्न कहता है 9 नंबर का प्रश्न कहता है कि आधुनिक काल कब से कब तक माना जाता है? 9वां प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आधुनिक काल कब से कब तक माना जाता है? तो इसका सही जवाब होगा 1843 से अब तक। जी हाँ, सन 1843 से अब तक माना जाता है। अगला प्रश्न कहता है कि मतिराम किस युग के कवि हैं? मतिराम किस युग के कवि हैं? सही जवाब है रीतिकाल के कवि हैं। क्या? रीतिकाल के कवि हैं। मतिराम कौन है? ये चिंतामणि के भाई हैं। चिंतामणि और भूषण जी के भाई हैं। भूषण जिनका नाम था पतिराम। क्या? पतिराम। तो चिंतामणि, मतिराम और पतिराम ये तीनों भाई थे। पतिराम ने अपना नाम बदल करके भूषण कर लिया। आ जाते हैं अगले प्रश्न पर। 11 नंबर का प्रश्न क्या कहता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। 11 नंबर का प्रश्न कहता है कि हास्य रस का अस्थायी भाव क्या है? हास्य रस का अस्थायी भाव क्या है? महत्वपूर्ण प्रश्न। बहुत आसान सा जवाब, हास्य रस का अस्थायी भाव क्या है? हास्य है। तो याद रखना, जब हास्य नामक अस्थायी भाव विभाव या अनुभाव तथा संचारी भावों के संयोग से रस रूप में परिणित होता है, तो हास्य रस की उत्पत्ति होती है। उदाहरण क्या है? उदाहरण है कि मातहि पितहि उरिन भय नीके गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के
और क्या है, और है शीश पर गंगा हंसे, भुजनी भुजंगा हंसे, हासी को दंगा भयो नंगा के विवाह में। और क्या है कि जब जब मैंने दरवाज़ा खोला तो जब मैंने दरवाज़ा खोला तो उसकी आँखों में आंसू और होठों पे आह थी। जी हाँ, होठों पे नमी थी, आह थी, पीड़ा थी। तो जब मैंने दरवाज़ा खोला तो उसके होठों पर आह है और आँखों में नमी थी। पहले क्यों नहीं बताया कि दरवाजे में उंगली फंसी थी। जी हाँ, आगे आ जाते हैं। 12वें प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? 12वें प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? प्रश्न क्या कहता है कि सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनोनील मन शैल पर आतप परो प्रभात। गलत लिखा हुआ है, इसमें प्रकाश लिखा गया है भाई, तो प्रकाश नहीं होगा, ये प्रभात होगा। क्या होगा? प्रभात होगा। तो ये इसका कह रहा है कि उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? जी हाँ, कौन सा अलंकार है? आसान सा प्रश्न है, महत्वपूर्ण है। कौन सा? उत्प्रेक्षा अलंकार। क्या होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना की जा रही है। क्या की जा रही है? संभावना। और संभावनोत्प्रेक्षा। 13 नंबर का प्रश्न क्या कहता है? 13 नंबर का प्रश्न कहता है कि रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? बढ़िया प्रश्न है। और रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? बहुत बढ़िया प्रश्न है। कह रहा है कितने? 4। जी हाँ, रोला एक सम्मात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं। कितनी होती हैं? 24-24 मात्राएं होती हैं। याद रखना, हो सकता है ये पूछ ले कि रोला के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, तो आप लोग लिखिएगा 24-24 मात्राएं होती हैं। कितने चरण होते हैं? 4। कैसा है? तो सम्मात्रिक है। अगला प्रश्न क्या कहता है? 14 नंबर का प्रश्न कहता है, 14 नंबर का प्रश्न कहता है कि आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। आ उपसर्ग का। क्या? आ उपसर्ग का। आ में जब कर्षण जोड़ा जाता है तो हो जाता है आकर्षण। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है कि रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? बहुत बेहतरीन प्रश्न है, बढ़िया प्रश्न पूछा गया है। क्या है बढ़िया प्रश्न? कि रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? इसका सही जवाब होगा 3। क्या? 3। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? 3। कौन कौन से हैं भाई? एक है सरल। क्या है? सरल वाक्य या साधारण वाक्य। दूसरा क्या है? तो दूसरा है संयुक्त वाक्य। क्या है? संयुक्त वाक्य। और तीसरा क्या है? मिश्र वाक्य। क्या है? मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य। जी हाँ, याद रखिएगा, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? तो 3 हैं। कौन कौन से हैं? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। जी हाँ, आप लोग समझ गए होंगे। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है कि पीताम्बर में कौन सा समास है? बढ़िया प्रश्न है। पीताम्बर में कौन सा समास है? तो पीताम्बर, बच्चा जानता है कि पीताम्बर में बहुब्रीहि समास है, लेकिन पीताम्बर में कर्मधारय समास भी हो सकता है। अगर आप इसका समास विग्रह अगर अपने हिसाब से करेंगे तो अगर आप पीताम्बर का समास विग्रह करेंगे पीतम अम्बरम, अगर आप इसका समास विग्रह करेंगे पीतम अम्बरम। क्या? पीतम अम्बरम, तो इसमें हो जाएगा कर्मधारय समास। अगर आप ये इसका लगा देंगे पीतम अम्बरम यस्य सह। क्या? यस्य सह, तो हो जाएगा बहुब्रीहि समास। लेकिन आप लोगों को दोनों में से केवल एक ही ऑप्शन चयन करना होगा, तो आप लोग लगाइएगा बहुब्रीहि समास। क्या लगाइएगा? बहुब्रीहि समास लगाइएगा, क्योंकि ये बेहतर होगा। यही पहले सही माना जाएगा, उसके बाद में कर्मधारय माना जाएगा। तो 16 नंबर का सही जवाब क्या होगा? 16 नंबर का सही जवाब होगा बहुब्रीहि समास। क्या होगा? बहुब्रीहि समास। याद रखिएगा। 17 नंबर के प्रश्न पर आ जाते हैं। 17 नंबर का प्रश्न क्या कहता है? 17 नंबर का प्रश्न कहता है कि आंसू। क्या? आंसू का तत्सम रूप क्या होगा? आंसू का तत्सम रूप क्या होगा?
तो अस्त्र होगा। क्या होगा? अस्त्र होगा। आगे आ जाते हैं। 18 नंबर का प्रश्न क्या कहता है? 18 नंबर का प्रश्न कहता है कि कर्तृवाच्य में किसकी प्रधानता होती है? कर्तृवाच्य में किसकी प्रधानता होती है? तो इसका सही जवाब है कर्ता की प्रधानता होती है। किसकी होती है? कर्ता की। कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है और भाववाच्य में भाव की प्रधानता होती है। तो इसका सही जवाब होगा कर्ता की प्रधानता। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है कि ताभ्या शब्द में वचन एवं विभक्ति बताइए। ताभ्या शब्द में वचन एवं विभक्ति बताना है। इसका सही जवाब क्या होगा? 19 नंबर का सही जवाब एकदम आसान प्रश्न है। क्या होगा कि हो जाएगा चतुर्थी विभक्ति। क्या? चतुर्थी विभक्ति। ध्यान रखना, चतुर्थी और पंचमी दोनों विभक्तियों का प्रयोग है। अगर वहाँ पर ऑप्शन में आपको चतुर्थी ना मिले, पंचमी मिल जाए, तो पंचमी लगा दीजिएगा। चतुर्थी और पंचमी विभक्ति बहुवचन का रूप है। याद रखेंगे ना आप लोग? क्या? चतुर्थी और पंचमी विभक्ति बहुवचन का रूप है ये। अगला प्रश्न क्या कहता है? 20 नंबर का प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित में से सर्वनाम है, अर्थात इसमें सर्वनाम कौन सा है? तो सर्वनाम है वह। क्या है? सर्वनाम है वह। जी हाँ, इस वीडियो में बस इतना ही। आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी बेहतरीन क्लास के लिए आप लोग हमसे जुड़े रहिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, घंटे को बजाना बिल्कुल मत भूलिए, जिससे कि हमारे हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय हिंदी।